स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस पर। बेटा आज 24 जनवरी और इवनिंग शिफ्ट का केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस जेईई मेंस का मैं करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन आया है और किस तरीके से आपने अप्रोच किया है। वैसे अगर मैं एनालिसिस करके अगर बताऊँ, जितना भी अभी तक एनालिसिस किया बेटा, केमिस्ट्री का जो पोर्शन रहा है ना, केमिस्ट्री का बेटा वो ईजी ही रहा है। ठीक है, इजी ही है, वो ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन 24 जनवरी का जो पेपर आया ना, 24 जनवरी का, और वो भी इवनिंग शिफ्ट का, वो केमिस्ट्री थोड़ी टफ है। क्या है? टफ। ये टफ है भाई, इसको टफ ही कहेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल एवरेज से थोड़ा ज़्यादा टफ है क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है और ट्रिकी बेस में पूछा हुआ है। फिजिक्स भी थोड़ी टफ है और मैथ्स तो बेटा होती ही टफ है। ठीक है, वो तो टफ है ही। ठीक है, उसके तो कहने ही क्या है। तो फिर भी कोई बात नहीं, जैसा आप करके आए हो, जितना आपने किया, आपने अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, आपने मेहनत की, अच्छी बात। आप पेपर देने गए और अच्छी बात है। ठीक है, रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा। डिप्रेशन में नहीं आना। अपने पास में अभी सेकंड अटेम्प्ट बाकी है अप्रैल का। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर मेरा नहीं हुआ या पेपर अच्छा गया, या कोई बच्चा कंपैरिजन करने लग जाए कि सर 21 जनवरी का पेपर ऐसा आया था, 24 का ऐसा आया है, हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाए, वो हमसे कम होशियार था, उसने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए, तो ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। नॉर्मलाइजेशन होगा, सबका इक्वल वेटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और जितनों ने एग्ज़ाम दे चुके हों, ठीक है, जो देने वाले हैं, बेटा सभी बच्चे दोबारा से एक बार फिर प्रिपेयर करो, क्योंकि जो स्कोर आएगा अपना, जो भी अब स्कोर आएगा, अगर उससे आगे बढ़ा, स्कोर अगर इंक्रीज़ हुआ तो ठीक है, अप्रैल में इंक्रीज़ वाला ही वहाँ पर जो मान्य होगा ना, वो इंक्रीज़ वाला ही होगा। और अगर आपका कम आया तो कम वाला वैलिड नहीं होगा, आपका जो जिसमें हाईएस्ट स्कोर रहेगा वो आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन। कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा और ये ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट N2 टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट N1। मतलब N2 से ये N1 आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। लिथियम आयन है Li2+, इसका मतलब Z की वैल्यू 3 है मेरे पास। ओके, फिक्स। ठीक है, Z = 3 हो गया। अब कह रहा है सच डेट N1 + N2। बेटा N1 + N2 = 4 बोल दिया, एंड N2- और इनका डिफरेंस N2 - N1 2 बोल दिया। डिटरमाइन वेवलेंथ, और अपने से पूछिए कि वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप N1, ये N1 N2 से पहले N1 और N2 निकालिए। N1 और N2 देखो बेटा, N1 और N2 प्लस करके कितना आया? 4, और N2 - N1 करके कितना आया? 2। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर 2 हो और ये भी 2 हो, तो ट्रांजिशन तो होती नहीं है ऐसे, है ना? ये तो ट्रांजिशन नहीं होगी, यहाँ पर 0 आना चाहिए फिर। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ ये फर्स्ट है और ये 3 है, तो 4 आ सकती है वैल्यू। यस, मैं ये कह दूँ 3 है और ये 1 है, तो ये कितना आ सकता है? 2 भी आ सकता है। इसका मतलब N1 आया अपने पास 1 और N2 आया अपने पास 3। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर हुई? अब क्या है, उसने पूछा था अपने से वेवलेंथ। बेटा वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? RZ² 1/N1² - 1/N2²। ये मैंने पिछले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में भी बताया था, इसलिए कहता हूँ वीडियो देखकर जाओ, और जैसा सिखाया जा रहा है हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में उससे रिलेट करके पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखा करो। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि इस पर क्वेश्चन आएगा और अगले एग्जाम में भी पक्का आना है, श्योर है बेटा। R की वैल्यू क्या है यहाँ पर? R = 1.097। Z क्या बेटा? 3 है। N1 क्या है यहाँ पर? 1, और N2 क्या है यहाँ पर? 3। तो वैल्यू सारी गिवन है। क्या हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं? सॉरी, 1/वेवलेंथ होता है। वेल पुट अप करो।
1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1.097 इंटू 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 का स्क्वायर। ठीक बेटा, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, ये आएगा अपने पास में 9 1 ही रहेगा या 9 3 है, 3 का 9 हो जाएगा, 9 1 तो क्या आएगा 8/9 आएगा ये तो, है ना। और ये 9 है तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1.097 इंटू 9 इंटू 8/9, 9 से 9 कैंसल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 8.77 आया। और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लेकर जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे लेकर आओ, इसको इधर, तो लैम्डा इक्वल टू आएगा बेटा अपना 11.4। देखो किधर 11.4 है, 11.4 तो नहीं है भाई, क्या है, एप्रोक्स ढूंढो, एप्रोक्स। अच्छा यहाँ पर 10 की पावर -7 भी है बेटा, ठीक है 7 होता है वैल्यू, तो ये एनएम में निकालना है, एनएम आएगा अपने पास में, क्योंकि कर लेंगे इसको रीअरेंज, तो ये कितना आएगा भाई, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 11, इसके और इसके बीच में आ रही है, तो अप्रोक्स यही रहेगा अपना आंसर 12.9 एनएम इसका आंसर रहने वाला है। आसान था क्वेश्चन, ठीक है, आसान था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा इससे आसान क्वेश्चन शायद मैं बोल रहा हूँ पहले भी कि जेई जो क्वेश्चन दे रहा है ना वो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे दे रहा है जो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, जो पूछने भी नहीं चाहिए एक्चुअल में। तो बोल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी क्या होता है कि जहां OH लगा हो जिस कार्बन पर, इस कार्बन पर लगा, ये केवल एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, वैलेंसी कंप्लीट कर लो ऐसे। सेकेंडरी क्या कहता है कि जिस कार्बन पर OH है ये 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, इधर कुछ भी हो, ठीक, वैलेंसी कंप्लीट करो। और टर्सरी कहता है कि जिस कार्बन पर OH है वो 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, वैलेंसी कंप्लीट करो ऐसे। क्लियर। अब ढूंढो भाई, ये तो अल्कोहल ही नहीं है, इसको मतलब ए जिस ऑप्शन में है उसको हटा दो, ए इसमें है और इसमें है, हट गया। ये यस ये इस कार्बन पर है बेटा, और ये कार्बन एक इधर से अटैच है एक इधर से, तो दिस इज सेकेंडरी। बी किस में है, इसमें भी है इसमें भी है, यस हो सकता है। सी बेटा ये इस कार्बन पर फर्दर फिर से सेकेंडरी हो गया क्योंकि ये इधर भी है और इधर भी है। सी है सिएरा सिएरा, ये वाला ये फिर से प्राइमरी है, और ये ई मतलब BCE है नहीं, BCE पहला ही ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ज्यादा सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आया अपना सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पूछा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले आप ये बताइए क्या आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पता है। एनर्जी रिक्वायर्ड बेटा कितनी चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए, ध्यान रखना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड क्या काम करती है, रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं बेटा क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात क्लियर हुई। अब ये पूछा कि सेकंड बतानी है मुझे। ऑक्सीजन है मेरे, कौन कौन सा है, फ्लोरीन है, मैं इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये कार्बन, ठीक है। इनकी सेकंड बेटा पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, ऑलरेडी निकाल दिया गया, तो F पॉजिटिव बना, O पॉजिटिव बना, N+ बना और C+ बना। ये हमने फर्स्ट आयनाइजेशन देकर इसको क्लियर किया, ओके। अब ये कह रहा है कि इनमें से सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी वो अपने को बतानी है कि किसकी हाईएस्ट है और किसकी लोएस्ट रहेगी। क्लियर बात। देखो ये तो मुझे पता था कि जब हम फर्स्ट देखते हैं तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, लेकिन उस पर एक चार्ज आ गया पॉजिटिव, है ना। और जब फर्स्ट ऑक्सीजन नाइट्रोजन में देखते हैं तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है,
क्योंकि उसका वैलेंस शेल इनका हाफ फिल्ड होता है ना। तो यहाँ भी वैलेंस शेल देख ले क्या बेटा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, पहले यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इसकी, p में 5 होता था, यहाँ p में 4, यहाँ p3 और यहाँ p में 2। एक एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये बना p4, ये बना p3 और ये बना p2 और ये बना p1। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना है, इस सेकंड वाला, इस एनर्जी से, ठीक है। तो सबसे स्टेबल स्टेट कौन सा है इसमें जरा चेक करो। यस, दिस इज हाफ फील्ड p3, बोलो यस और नो, है ना, सबसे स्टेबल हुआ। अब चेक कीजिए कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। चलो आंसर हो गया भाई, बोलो बात समझ में आई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई। तो ये होते हैं बेटा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, लॉजिक, ट्रिक्स जो तुम्हें आने चाहिए। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगी, ऊपर से साइज छोटा हो गया, बिल्कुल राइट। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, चलो हो गया आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। अमीनो एसिड से क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो कोई भी कर सकता था। देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीनियर पॉलीपेप्टाइड्स आर पॉसिबल विद वैलिन, ग्लाइसिन, एलानिन, नो अमीनो एसिड शुड बी रिपीटेड, और कोई भी अमीनो एसिड रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो बेटा अपने पास वैलिन, ग्लाइसिन और एलानिन, 3 अमीनो एसिड है ना। अब 3 अमीनो एसिड हैं और क्या बनना चाहिए, लीनियर बनना चाहिए। देखो पहले एक को फिक्स रखो, वैलिन फिक्स रखा तो ग्लाइसिन एलानिन बना, वैलिन फिक्स एलाग्लाई बन सकता है, 2 तो इसके बने वैलिन से। अगर मैं ग्लाइसिन पहले ले लेता हूँ तो वैलिन या एलानिन हो सकता है, ग्लाइसिन फिक्स रखो, एलानिन या फिर वैलिन हो सकता है। अब की बार एलानिन फिक्स रखो, एलानिन, ग्लाई फिक्स होगा और वैलिन फिक्स होगा, है ना। एक एला फिक्स रखो, वैलिन और ग्लाइसिन, और तो नहीं हो सकता ना। तो टोटल कितने बन सकते हैं बच्चों, 6 बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर क्लियर है। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ था और एक छोटे से कॉन्सेप्ट जिसने दिमाग लगाया होगा आंसर आ गया उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने। सो गाइस क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन रेडिएशन गिवन बिलो कॉम्प्लेक्स। बेटा तीसरी बार क्वेश्चन आया है और फिर भी अगर नहीं हुआ ना, फिर भी अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो, पक्का बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, मैंने बोला था आपको क्या कि डेलो इंक्रीज, अगर डेलो CFSC, इसको क्या बोलते हैं CFSC, अगर इंक्रीज तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, एब्जॉर्प्शन एनर्जी इंक्रीज। और अगर एनर्जी इंक्रीज हो गई तो बेटा एनर्जी और वेवलेंथ का तो इनवर्सली का रिलेशन है, इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होगी, वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। और CFSC का एक सिंपल सा तरीका बताया था मैंने आपको, लिगेंड फील्ड, लिगेंड फील्ड, अगर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज देन CFSC इंक्रीज, ये बताया था। चलो कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, लो हो गया क्वेश्चन। तो कोबाल्ट हर जगह +3, डिपेंड किस पर है, लिगेंड फील्ड पर। फील्ड निकालो, लिगेंड फील्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, CN, उसके बाद NH3, उसके बाद उसमें वाटर भी है और उसके बाद उसमें फ्लोरीन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी हाई होगी और एनर्जी हाई होगी तो वेवलेंथ कम होगी। देखो CN वाले की वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए, नोट ऑफ सारे, ओहो सबसे ज़्यादा, नो ये 2 हैं। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन वाले की,
इसका मतलब सी वाले की सबसे ज्यादा, दैट इज द आंसर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना बेटा, ऐसे सीख दे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो गाइस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, क्या याद है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोला था बेटा? अगर 14 होंगे तो 3, जैसे यहाँ से बढ़ेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, या घटेंगे 13, 12, 11, 10, 9, 8, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इधर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ होगा 2.5, यहाँ 2, 1.5, 1, 0.5, 0, इधर 2.5, 2, 1.5, 1 और 0.5 और यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो, और एक ये भी बताया था कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलो इसमें अगर हम देखें तो O2 पॉजिटिव, बेटा एक ऑक्सीजन पर कितना होता है? O2 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव लगा दिया, एक माइनस करो, 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक। N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव, बेटा N2 पर 14 इलेक्ट्रॉन होते, एक प्लस किया है ना, माइनस का साइन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन। ये लो आंसर तो यही हो गया भाई, 15, 15, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये हो गया अपना पैरामैग्नेटिक। बाकी और चेक कर लेते हैं। O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है भाई यहाँ पर एक 16, 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद O2 नेगेटिव 16 और एक 17, 17, 1.5, और ये हो गया 2.5 ऑर्डर है इसका, ठीक है। यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन थे, ये गलत। दूसरा O2 नेगेटिव 17 मतलब 1.5, N2 नेगेटिव 15 मतलब 2.5, ये भी गलत। O2 नेगेटिव फिर से 17 इलेक्ट्रॉन, क्या आया 1.5, N2 प्लस मतलब प्लस 2.5, ये फिर से गलत। यस, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पीओसी से पूछा गया है और सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। जो बच्चा सॉल्ट एनालिसिस करके गया होगा उसका क्वेश्चन हो गया, और जो बच्चा हल्के में ले गया वो समझो इस क्वेश्चन को छोड़ के आया होगा। देखो क्या कह रहा है कि इन फिफ्थ ग्रुप, आपको पहले फिफ्थ ग्रुप पता है क्या? फिफ्थ ग्रुप मैंने ट्रिक बताई थी, स्कूटर बाबा का 2 पॉजिटिव, स्कूटर बाबा का, ये ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है। और बेटा ये कह रहा प्रेसिपिटेट विद, किसके साथ प्रेसिपिटेट करते हैं? बेटा मैंने एनालिसिस करना भी सिखाया है कि हम इसको H2S के साथ मिलाकर और अमोनियम कार्बोनेट में डाल देते हैं, ठीक। और इन मॉलिक्यूल्स का क्या बनता है? SR2CO3 BaCO3 CaCO3 और BaCO3, जो कि क्या है, एक PPT बनाता है। यही तो पूछा आपने कि PPT किसका बनेगा? कैल्शियम और बेरियम के साथ। बेटा दोनों कार्बोनेट का बनेगा। किधर है कार्बोनेट? कार्बोनेट सल्फाइड, सल्फाइड हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट कार्बोनेट, यस दिस इज नॉट। बोला बात क्लियर? यस और नो? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन है टेस्ट से। अब कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। मैंने चीख के बोला था कल वाली वीडियो में कि बेटा बच्चे टेस्ट पढ़ के जाओ, जरूर पढ़ के जाओ, टेस्ट से क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। पर तुम्हारे तो अकल ही नहीं है ना, तुम्हारे समझ में ही नहीं आता यार। तुम्हें बताया गया कि ये टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा पूछा जाएगा पूछा जाएगा, पर नहीं, हम नहीं करेंगे। हमें तो जो चल रहा है वो रेगुलर देखते रहेंगे। यहाँ तो बस चल रहा है। बेटा करके जाओ, अगर सीरियस हो तो करके जाओ। क्या कह रहा है? फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस प्रूफ और DNP आइडोफॉर। बेटा ये तीनों टेस्ट मुझे पता है एल्डिहाइड के हैं। ये एल्डिहाइड का भी है और कीटोन में भी लगता है और इथेनॉल में भी लगता है, ये आइडोफॉर, ठीक। चलो चेक करते हैं। ये कह रहा है कि इसमें हमने हाइड्रोलिसिस किया, चलो H+ दिया इसने,
H+ अगर दिया तो इसने H+ लिया, ये लो। हम सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करेंगे। वाह, डिसोसिएट करो इसको, डिसोसिएट करो भाई। कैसे डिसोसिएशन होगा? अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर वाटर बचा हुआ है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए तो वाटर यहाँ अटैक कर लेगा और क्या बनेगा? ये ओपन नेगेटिव, मतलब H, और प्लस यहाँ भी OH। ऐसे बात क्लियर? पॉजिटिव, ये खुद को न्यूट्रल करेगा और ये यहाँ पर रेजोनेंस में है तो ये एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। क्या बना ये? जहाँ नेगेटिव आया ये H था, ये लो, ये न्यूट्रल हुआ, इस नेगेटिवनेस को लिया और ये फॉर्म हो गया अपने पास एल्डिहाइड। क्या सेम इसमें होगा? यस, यहाँ भी तो रेजोनेंस होगा बेटा, OH, ये इधर से ऐसे और ये इधर शिफ्ट, क्या बना? H, और ये भी बना। अब एल्डिहाइड दोनों मॉलिक्यूल बने तो बच्चों एल्डिहाइड में तो ये तीनों टेस्ट लगते हैं और ये भी लगता है, लेकिन ये स्पेसिफिक है। कैसे स्पेसिफिक है? क्योंकि आयोडोफॉर्म तुम्हें मैंने बताया था कि बेटा अगर कहीं ये ग्रुप होगा तो ही आयोडोफॉर्म लगेगा, वरना आयोडोफॉर्म यूज नहीं होगा। तो है भाई, ये रहा ना, इसमें तो है, इसमें नहीं है ये ग्रुप, क्योंकि ये CH2 के बाद CH3 है। तो बोलो अगर मेरे पास POQ बने दो अलग अलग, मैंने कहा ये अलग है ये अलग है, और मैंने ये डाला आयोडोफॉर्म, तो एक से रिएक्शन होगी एक से रिएक्शन नहीं होगी, बात खत्म। चलो ये रहा आंसर, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन जो पूछा गया है ना वो जनरल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसा है कि आप अगर 11th-12th में हो और आपसे अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो बहुत शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 10th और 9th के बच्चे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पता है क्या पूछा है आपसे? कलर ही तो पूछा है ना। देखो ये क्या कह रहा है भाई, एक ग्रुप 7th एलिमेंट। अब आपको ग्रुप 7th पता होना चाहिए। ग्रुप 7th मुझे पता बेटा, ग्रुप 7th क्या होता है? मैग्नीज वाला ग्रुप होता है ग्रुप 7th, मन ताकरे ये होता है। ये करा प्लस, अगर तुम्हें ग्रुप भी नहीं पता बेटा इससे पता होगा फिर। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बनाता है? +7, यही तो बनाता है +7 मैग्नीज, ठीक है। ये करा फॉर्म ए सॉल्ट विद पोटासियम, तुम्हें पता है बेटा KMnO4 बनता है, ये रहा ना KMnO4 पोटासियम के साथ। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्ट? अरे भाई पर्पल होता है यार, सबको पता है इसका, तो पर्पल होता है। लाल दवाई, मैं क्लास में चीख चीख कर बोलता हूँ लाल दवाई लाल दवाई लाल दवाई, पर्पल कलर होता है। कहाँ है? ये रहा ना, हटाओ। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टीरियो केमिस्ट्री, अरे स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई, बच्चों की फेवरेट केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेटा एक स्ट्रक्चर ये है एक ये है, ठीक है। तो ये किस में पढ़ते हैं हम? ये पढ़ते हैं न्यूमैन में। न्यूमैन स्ट्रक्चर है दोनों। अगर सेम ग्रुप सेम बिल्कुल साथ में है, सेम ग्रुप अगर साथ में है तो इसको बोलते हैं बेटा एक्लिप्स, या फुल्ली एक्लिप्स बोल सकते हो, ठीक है। और जिसके अंदर थीटा जो होता है ये इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। अगर किसी को ये नहीं पता सर ये डाईहेड्रल एंगल क्या, तो ये होता है। और इसके अंदर बेटा डाईहेड्रल एंगल थीटा 0 होता है। इसमें स्टैगर्ड, क्या बोलते हैं इसको? स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड में जो बेटा ये एंगल होता है, ये वाला और ये वाला, ये 180 होता है, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर रिपल्सन नहीं है, अपोजिट है बल्कि ग्रुप, ठीक है। तो चलो स्टेटमेंट क्या कह रहा? B इज मोर स्टेबल देन A, यस दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, ठीक। डाईहेड्रल एंगल B इज मोर देन A, बिल्कुल, इसका 0 और इसका 180, ये भी राइट स्टेटमेंट। देखो दोनों करेक्ट इसमें है, बहुत करेक्ट, ये रहा बहुत करेक्ट। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। ये क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन से है, पिछले एग्जाम में भी सॉल्यूशन से क्वेश्चन मिला था और इस एग्जाम में भी सॉल्यूशन से क्वेश्चन है।
और सॉल्यूशन से क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था बेटा, रॉल्स लॉ, ठीक है, आइडियल, नॉन आइडियल, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तुम्हें पढ़ के जानी है। जिनका भी आगे एग्जाम है ये पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, सारे क्वेश्चन लगा के जाओ इनसे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल स्पीसीज ए एंड बी, बेटा ए और बी, इनका वेपर प्रेशर गिवन है अपने को, ये रहा, ठीक है। मतलब पी नॉट कितना 55 mmHg, और इसका पी नॉट बी जो है अपने पास वो है 120 mmHg। ये कह रहा है इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड इज, इतने मोल्स हैं इसके, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कितने 0.8, भाई इसका मोल फ्रैक्शन जो x है वो कितना है 0.8 और b का कितना है 0.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ b इन प्योर वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन बताना बहुत आसान सा है। देखो बेटा p टोटल कैसे निकलेगा, हम पता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, रखो p टोटल, पी ए नॉट कितना बेटा 55 इंटू एक्स से कितना 0.8 प्लस 120 इंटू 0.2 कितना आया है 8 से करो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 सर 44, इसका मतलब 44 प्लस 12 दूनी 24, टोटल आया 68। यस, अब निकालना वेपर प्रेशर। बेटा कैसे निकालेंगे इसको, हमें ये पता है कि वेपर प्रेशर अगर मुझे निकालना ना उसका बी का, तो अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू, तो कैसे निकालेंगे, टोटल ये क्या है अपने पास में पी नॉट इंटू x2 या x2 या b करो इसको अपॉन पी टोटल, टोटल से निकलेगा ना पी टोटल, क्या आएगा भाई 120 के कहाँ गया 24 आएगा, वो 24 लिखो डायरेक्ट अपॉन 68, इसका निकालना मुझे b का, कितना आएगा भाई, काटो इसको, 3 से कटता है नहीं, 4 से, यस 4 7 28, 4 5 24, 4 से कटेगा 4 एकम 4 और 2 4 7 28, ठीक है ना, जाने के 0 17 और 17 51, देखो 0.3 में है कहीं, यस ये रहा आंसर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड इनकरेक्ट, बेटा यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा उसने, करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, जल्दी से देखो, C13 इज ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, यस बिल्कुल राइट है, बट अपना आंसर नहीं है। कोवैलेंसी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 4 इज पॉसिबल, नो, पर अपना आंसर हो सकता है। कार्बन कैन एग्जिबिट +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल राइट, पर अपना आंसर नहीं है। इन ग्रुप 14 CO2 इज मोस्ट एसिडिक गैस, यस, क्योंकि यही अच्छा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड मैंने आपको बताए हैं सारे होते हैं बेटा एसिडिक। इसका मतलब गलत कौन सा इनमें से, केवल सेकंड, तो सेकंड ही अपना आंसर है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट रेजोनेटिंग एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब आपको रेजोनेटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। देखो आपको इसके लिए पूरा रेजोनेंस आने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता हो कि जो रेजोनेंस को स्टेबल करने वाले पॉइंट है वो क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर कोवैलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, बिल्कुल राइट कह रहा है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल, सबकी कोवैलेंसी कंप्लीट रहेगी, सबका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा तो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल राइट, एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम, नो, एटम फिक्स होता है, एटम चेंज नहीं होता है, इसलिए ये गलत। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, क्या बोला, डिक्रीज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो, ये भी गलत,
क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ये भी गलत। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर्स पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, नो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, नॉट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है और एल्डोल रिएक्शन से मैं एक दो दिन पहले ही सोच रहा था कि एल्डोल का जरूर आएगा, क्योंकि भाई एल्डोल आया ही नहीं। 2-3 हमारे पास शिफ्ट के एग्जाम हो चुके लेकिन एल्डोल रिएक्शन नहीं आई, तो ये एल्डोल से पूछा गया। क्या कह रहा है? 2 स्टेटमेंट अपने को गिवन है। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ऑन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑलवेज गिव्स 4 प्रोडक्ट। ना भाई, ऑलवेज 4 प्रोडक्ट नहीं देते, 3 भी दे सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि सेल्फ एल्डोल भी तो हो सकता है अपने में भी, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो है गलत। दूसरा कह रहा है अमोंग बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। बेटा बेंजल्डिहाइड ये रहा और एसिटोफिनोन ये रहा। ये कह रहा है रिएक्ट विद सेमी कार्बोजाइड। यस, इसको तो एल्डिहाइड चाहिए या मतलब कार्बोनिल ग्रुप चाहिए इसको, तो दोनों से करेगा। ये कह रहा ओनली एसिटोफिनोन, ना ये भी गलत, ये भी गलत बेटा, नहीं ये भी गलत है ना। तो दोनों गलत हैं। बहुत करेक्ट नो, बहुत इनकरेक्ट यस। हटाओ, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिला है और फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन का है। देखो एक रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T1/2। बच्चों T1/2 फर्स्ट ऑर्डर का होता है 0.693/K। डेज ऑफ कंपाउंड A, ठीक है, इस कंपाउंड का T1/2 A का ये है। आफ्टर X डेज 75%, 75% ऑफ A रिमेन्स। बेटा 75% कुछ समय बाद रह गया, मतलब 25% खत्म, 25% खत्म, ठीक। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ X, यही बताना आपको। अरे आसान क्वेश्चन है ना। देखो कैसे भाई, पहले K निकालना पड़ेगा। K = 0.693 भाई कितना हो जाएगा, T कितना 243 K आ गया, ये वैल्यू आ गई K की। अब मुझे पता है अगर मैं T निकालता हूं तो 2.303/K log A0/AT होता है। ये इनिशियल और ये फाइनल बची हुई। तो बेटा T = 2.303/K की वैल्यू ये है 0.693, ये नीचे है तो ऊपर भेजो इसको 245 log, बेटा इनिशियल परसेंटेज में तो ये 100 रहा होगा इनिशियल, और बचा कितना 75, 75 काटो इसको, 2500 का 100, 25 75, इसको भी डिवाइड करो भाई, यहाँ से पॉइंट, और ये जब मैंने डिवाइड किया तो ये आया बेटा यहाँ से कटाए 3.3 टाइम्स। क्या आया T = 3.3 × 245 log, बेटा इसको क्या लिख सकते हैं log 4 माइनस log 3 लिख सकते हैं। क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो जरा, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो T = आएगा 814 और बेटा log 4 की वैल्यू क्या होती है, log 4 की, इसने बोला log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3, तो log 4 की कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.6 माइनस log 3 की कितनी है 0.48। क्या आया 814 इंटू माइनस करो इसको 48 और 60 कितना आ जाएगा 12, 0.12 इक्वल टू आएगा 97.7, मतलब 98% आई, मतलब 98 डेज। बोलो यस और नो। आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आसान भी कह सकता हूँ, और जेईई वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ भी बनाया गया है ना। कंसेप्ट हिला, समझो, क्वेश्चन का आंसर गया। देखो कैसे, बहुत सिंपल तरीके से देखना भाई। ये कह रहा है ये जो कंपाउंड है ना ये 9.3 ग्राम है, ठीक, और ये जो कंपाउंड बना ना बच्चों ये बना है 11 ग्राम। कह रहा है इफ परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन इज x, परसेंट यील्ड x है तो द वैल्यू ऑफ x/10 इज, वैल्यू बताने आपको x/10 की, ठीक है। देखो बेटा अगर मुझे परसेंट यील्ड निकालनी होगी, परसेंट यील्ड, तो कैसे निकालता हूं, एक्चुअल यील्ड
अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। यस और नो? देखो जरा, फॉर्मूला भूल गया। परसेंटेज एक्चुअल और थ्योरेटिकल, ठीक है, सही है। तो क्या होगा, हमें एक्चुअल भी पता होना चाहिए और थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए, दोनों निकालेंगे। चलो देखो, ये कह रहा बेटा ये 93 है, जरा इसका वेट देखो, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6, C6, H कितने बेटा 5 और 2 7, H7 और एक क्या नाइट्रोजन, बारचिंग 72 और 7 और 14 कितना हो जाएगा 7 9 और 13 93। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने ए कंसिडर किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वल टू 9.3 बाई 93 इक्वल टू 0.1। अगर ये 0.1 मोल है तो ये भी बेटा 0.1 मोल ही बनेगा, है ना। ये तो हमारा कहता है थ्योरेटिकल यील्ड। अब देखते ये कि एक्चुअल यील्ड बना कितना है। अगर ये 11 ग्राम है तो इसके मोल्स निकालो बेटा, हम इसको कर लेते हैं, ये फिर से वही है, 6 कार्बन इसमें प्लस 7 8, मतलब टोटल कार्बन 8, प्लस में एक नाइट्रोजन है बेटा, एक ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 5 6 6 और 4 6 और 3 9 हाइड्रोजन है बेटा। 12 8 12 नंबर 108 और 12 8 96 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 9 हाइड्रोजन के 9, तो कितना आया भैया, ये आया अपने पास में यहाँ 100 110 और ये 110 और ये आया 125, क्या 125 आया। देखो जरा दोबारा देखते हैं भाई, एक ऑक्सीजन ठीक है 16 9 3 और एक 4 4 5 9 ठीक, और कार्बन कितने 6 7 और एक 8 ठीक है, 12 8 96 ठीक, 9 14 8 16 और ये 9 ठीक है, तो 125 के समथिंग ठीक है। ओके चलो निकालो भाई, 11 बाई 125 कितना आया, इसको डिवाइड करो, ये आएगी वैल्यू 0.0814। मतलब एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड 0.1 आनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी है 0.814। तो परसेंट यील्ड कैसे निकालेंगे बेटा, परसेंट यील्ड फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, लिखो एक्चुअल यील्ड कितनी 0.0814 अपॉन कितना भाई 0.1। तो चलो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 है ना, 1 है तो ये पॉइंट है आ जाएगा, और बाई 10 होगा मतलब ये आएगा कितना 8, हाँ 0.8 बाई 10 अगर इसको कर दूं मैं तो ये 8 हो जाएगा, ये लो चलो 8 आंसर आया बेटा, कितना है 8। ठीक है, पेपर आसान आ रहे हैं, थोड़ा सा ये 24 का इवनिंग शिफ्ट का टफ था, थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा बच्चों आपको फिर से मैं कि एक बार जाकर चैनल पर सारे वीडियो देखो, सारे शॉर्ट देखो। मैं कह रहा हूं आप आकर ये झूमोगे, ये कहोगे कि सर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी थी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।